हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न मौलिक अधिकार से आते रहे हैं और ये 67 बीपीएससी साथ ही साथ 68वीं और 69वीं बीपीएससी के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम लोग इसके हर एक पहलू को समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इससे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 65th बीपीएससी में एक प्रश्न आया था कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार को दिया है और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले भी लिया है। यानी कि यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मौलिक अधिकार जो हमें मिला है वो क्या क्या है, और दूसरा तरफ मौलिक अधिकार पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं तो वो किस प्रकार प्रतिबंध लगाए गए हैं, किस आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे हमको आंसर राइटिंग करते वक्त सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार का इंट्रो वाला पार्ट ऐसे दे देना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित है, ऐसा देंगे। उसके बाद इसका मेन बॉडी वाले पार्ट में हम लिखेंगे दो चीज़, क्या कि मौलिक अधिकार जो दिया गया है हमको कौन कौन सा मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है, और साथ ही साथ हम उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा भी तर्क देंगे कि देखिए मौलिक अधिकार तो दिया गया है लेकिन हमें पूर्ण रूप से खुली रूप से मतलब कि आज़ादी नहीं है कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में उन मौलिक अधिकारों को यूज करते रह सकते हैं। कभी कभी संविधान ने हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाए हैं कि वैसी परिस्थितियों में हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कुछ लगाया जा सकता है, तो वहाँ पे ये भी पॉइंट दर्शाएंगे। तो ये हमें पता चल जाए कि मौलिक अधिकार तो मिला है लेकिन दूसरे हाथ से वो वापस भी ले लिया गया है, ठीक है। और तीसरा में हम कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। कंक्लूजन ये होना चाहिए कि देखिए ऐसा नहीं है, हमारा जो भारत है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, एक बहुत ही विशाल और विविधतापूर्ण कंट्री है, इसलिए सभी लोगों की भावनाओं को समझते हुए इतने बड़े जो देश है उसको मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए ना वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना भी कहीं कहीं ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा हम वो लास्ट में इसका कंक्लूजन में लिखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आया था 65th बीपीएससी में। फ्रेंड्स मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। अब ये 65th बीपीएससी में आया था और साथ ही साथ हमने देखा था कि ये 56 to 59 बीपीएससी 2016 में भी आया था। इसमें क्या था कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जितने भी मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उन मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करना है, और साथ ही साथ यह किस प्रकार अनुच्छेद 21 जो है न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है, यानी कि अनुच्छेद 21 का महत्व को बताना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 21 जो है उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में वो बताना है। यानी कि पूरे मौलिक अधिकार को बता दीजिएगा कि मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक जो आर्टिकल है तो उसमें कौन कौन सा मौलिक अधिकार आता है उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, और उसके बाद जो है आर्टिकल 21 की विशेषताओं के बारे में वर्णन कर देंगे। तो आइए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों के तहत आज हम लोग टोटल मौलिक अधिकार जितने भी है 12 से 35 तक उनका वर्णन करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 21 का जो महत्व है यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो संविधान के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया हम लोगों को, उसका महत्व क्या है उसके बारे में देखेंगे। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस किस अनुच्छेद के द्वारा तथा किन किन परिस्थितियों में लगाया गया है वो देखेंगे, तथा मौलिक अधिकार के क्या महत्व है और साथ ही साथ इसके आलोचना के क्या क्या बिंदु क्या क्या तत्व हो सकते हैं हम उन पे भी गौर करेंगे। तो यहाँ से हम सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों की सूची है। यहाँ पे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 21 का महत्व, साथ ही साथ अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 21 का चीरहरण आखिर आज के परिवेश में किस प्रकार हो रहा है, मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो किन किन अनुच्छेदों के तहत लगाया गया है तथा किन किन परिस्थितियों में लगाया गया है,
देखिए आधार क्या है उसका, ये हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके आलोचना के कुछ बिंदु भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो मौलिक अधिकार से संबंधित मेंस का कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना ही नहीं बचती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से तो देखिए मौलिक अधिकार का सबसे पहला इंट्रो पार्ट जो होगा वो होगा ऐसा कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित भारतीयों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। भारत का संविधान जिस कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य के साथ अग्रसर होने के विचार प्रकट करते हैं, मौलिक अधिकार उस विचार के एक महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभ है। ठीक है, अगर यहाँ से ये हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर लिख देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इंट्रोडक्शन टाइप में वहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से ये हम दे सकते हैं इंट्रो पार्ट में। फिर साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी वर्णन करेंगे कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करना इस सोच को रेखांकित करता है कि हम गुलामी की वैचारिक जकड़न से मुक्त होकर नए भारत की एक नई तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करें। ठीक है, एक ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए ना जो हल्का लगे कि नहीं क्रांतिकारी टाइप का है। ठीक है, जो उनके सोच को बदल दे कि हाँ सच में यही बात है। मौलिक अधिकार अगर दिया गया है हमारे देश में, अगर सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है तो सही में आज उसका जो फल है वो हम लोगों के सामने दिख रहा है और इसका जो लक्ष्य है वो हम लोगों की मानसिक और जो वैचारिक जकड़न थी गुलामी के टाइम में उससे हम मुक्त हो रहे हैं, ऐसा कुछ उनको फील हो। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए मौलिक अधिकारों की सूची के बारे में अगर वर्णन करें तो ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समानता का अधिकार आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आर्टिकल 32 से 35 तक है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा। अब देखिए ये संविधान के भाग 3 जो है ना, यानी कि मौलिक अधिकार वाला जो भाग है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अब देखिए कि समानता के अधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने में सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन भी करना पड़ेगा, तो वही हम लोग करते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 तक में ये है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष क्षमता। ठीक है, मैंने कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं, ये है। जाति धर्म लिंग आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, यानी कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 बोलता है कि अपॉर्चुनिटी जो है सबको सेम मिलेगी, यानी कि अवसर की समानता है। अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि कोई भी छुआछूत नाम की चीज़ अब नहीं रहेगी, आर्टिकल 17 बोलता है। तथा उपाधियों का अंत जो होता था पहले, राजा महाराजा ये सब का जो उपाधि जो लगाया जाता था स्वतंत्रता के पूर्व पहले, तो वो उपाधियों को अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत, क्योंकि इससे ना एक उनको एक अलग तरह के ट्रीटमेंट से मतलब देखा जाता था कि अलग तरीके के लोग हैं, महाराजा हैं, ऐसे हैं, तो ये उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अब देखते हैं 19 से 22 तक है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण, इसमें जो है देखिए यहाँ पे 19 जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल 19 में 19 1 2 3 4 5 और 7 ये छठा बताएंगे कहा गया। ठीक है, तो 19 1 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी कहीं भी लेकिन अच्छे तरीके से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना आपको बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। फिर संघ बनाने का अधिकार है। अबाध संचरण का अधिकार है आर्टिकल 19(4) के तहत। आर्टिकल 19(5) के तहत बसने या निवास करने का अधिकार है। फिर व्यापार या कारोबार करने का जो अधिकार है वो है। तो ये हमें लाइन से याद रखना है कि आर्टिकल 19 1 2 3 4 5 और 7 ये क्या कहता है। तो आर्टिकल 19(6) जो था ना वो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। तो संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल 300 के क में वहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो
इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, अबाध संचरण का अधिकार, बसने का अधिकार, भारत में आप कहीं भी बस सकते हैं, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, आप भारत के क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, जो क्वेश्चन भी पूछा गया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21। इसके तहत क्या है, देखिए आर्टिकल 21 का ए में जो है शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ ही साथ आर्टिकल 21 के का में जोड़ा गया है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत कि शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अब आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, ऐसे हम लोग याद करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के तहत है। तो आर्टिकल 23 में है कि मानवीय दुर्व्यवहार, ठीक है, एवं बलात् श्रम का निषेध, यानी कि देखिए यहाँ पे है कि कोई भी मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, मानव दुर्व्यापार होगा, यहाँ पे मानव का जो व्यापार होता है, ठीक है, मानव का व्यापार जो है वो नहीं होगा, यानी कि जो तस्करी मानवों की होती है उस पर प्रतिबंध लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा। और भारी उद्योग तथा कारखानों में बाल श्रम का निषेध, यानी कि बच्चे जो लोग काम करते हैं कारखाने में, भारी उद्योगों में, तो बच्चों को वहाँ पे काम नहीं करना ही आर्टिकल 24 कहता है, यानी कि बालात् श्रम, बाल श्रम का निषेध है 24 में। और मानव दुर्व्यापार और बालात् श्रम का निषेध जो है तो वो आर्टिकल 23 में है। फिर आता है आर्टिकल 25 से 28 तक क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके तहत वो अपना पूजा या जो भी प्रार्थना या नमाज या जो भी कुछ होता है उनका जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पे कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 26 है धार्मिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। भारत में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पे या सामाजिक स्तर पे कोई भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 27 है कि धार्मिक वित्त पोषण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 27, ये सब याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 28 में कि राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे भारत का ये जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो सिद्धांत है उसके भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो अगर मान लीजिए कि राज्य किसी एक खास विशेष अगर धर्म पे जोर देने लगे कि यही जो धर्म है उसी को हम लोग क्या करेंगे, वित्त पोषण करेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं भारत की जो एक धर्मनिरपेक्षता की भावना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो हम लोग अपने आप को बोलते हैं, तो उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं वहाँ पे ठेस पहुँचेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 28 के तहत जो कहा गया है कि राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 में क्या है कि शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 32 से 35 में जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी किया जाता है, 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 33 में जो होता है सैन्य बलों तथा अर्ध सैनिक बलों के मौलिक अधिकार में कटौती की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 34 में क्या होता है, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की स्थिति में नागरिक के मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। ठीक है, तथा आर्टिकल 35 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। तो ये हम लोग एक एक चीज को 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सब को याद रखना है, तभी अच्छे से हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद हम लोगों ने देखा है उन सभी पर एक एक दो लाइन लिख देंगे। जैसे अब बोला है
कि बताइए आर्टिकल 32 आप अब लिखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं, बंदी, प्रतीक्षण, ऐसा जो 5 तरह का होता है वो लिख देंगे, ठीक है, परमादेश ये सब। तो अब देखिए, अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो पूछा था प्रीवियस ईयर में कि बताइए अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है ना, पूछा था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए, संविधान ने लिखा है कि संविधान ने जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यही अनुच्छेद 21 का है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा था कि अनुच्छेद 21 का जो महत्व है उसका भी वर्णन करना था, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो पार्ट में ये लिख देंगे कि अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई अगर जघन्य अपराध कर दिया तो उसको फांसी की सज़ा मिलती है, तो वहाँ पे उसके जीवन को समाप्त किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 21 का हनन है। लेकिन आर्टिकल 21 में ये क्लियर कर दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अगर वहाँ पे अधिकारों से वंचित रखा जाता है तब वहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ठीक है, ऐसा हम समझ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव से अस्तित्व नहीं, उससे भी कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सभी पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं इसमें शामिल है। अब बताइए, आर्टिकल 21 बोलता है कि गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है सभी नागरिकों को। तो अब बताइए कि किसी को ये भारत एक मतलब कि वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, वो सबकी भावनाओं को समझता है। तो वहाँ पे अगर किसी को गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है जिससे उसको पूरा स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आजकल हम देखते हैं वायु प्रदूषण में जो दूषित जो हवा है उसको सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं, कचरों के ढेर के सामने घर बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का हनन होते वहाँ पे दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि देखिए, आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि एक जीव के अस्तित्व मतलब कि वो जिंदा सिर्फ रहे। जिंदा रहने का अर्थ ये हुआ कि वो गरिमा पूर्ण रूप से जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। उस सभी पहलू जो उनके जीवन को अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं वो सभी इसमें शामिल होने चाहिए, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनकावाद जो कि 1978 में एक आया था मेनका केस, उसमें जीने के अधिकार के तहत वैसी सारी मूलभूत चीज़ों पर गौर किया तथा उन्हें रेखांकित किया किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। उन मूलभूत आवश्यकताओं के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्न है, ठीक है। तो 1978 में जो एक वाद आया था, ठीक है, मेनका गांधीवाद, उसमें जो है आखिर आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है उसके तहत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाए भाई। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट जो आवश्यकताएं थी जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनको रेखांकित किया है। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो निजता का अधिकार, प्राइवेसी, आपकी भी एक प्राइवेसी होती है, आपकी एक निजता है, ठीक है। उस निजता में कोई भी आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। स्वास्थ्य का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, ठीक है। इतना और ETC बहुत सारा है। और स्वच्छ जल का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन इतना लिख देंगे काफ़ी है। ऐसे में ऐसे कई अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए हैं जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ये जो ऊपर हम लोगों ने जितना भी ऐसा पढ़ा तो वो सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं और इसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना काफ़ी होगा, ठीक है। साथ ही साथ शिक्षा का जीवन में महत्ता की विशिष्टता को समझते हुए अनुच्छेद 21A में यह घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये व्यवस्था करवाई गई थी, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 21 का चीरहरण भी हो रहा है आज के डेट में। वो कैसे हो रहा है
ये पढ़ेंगे। तो देखिए हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो जाती है। एक आध व्यक्ति अगर कुछ गलती काम कर देता है तो एक व्यक्ति को चारों तरफ से भीड़ उसको घेर लेता है और भीड़ के द्वारा घेर कर उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून के दायरे में नहीं आता है। तो ये उसका आर्टिकल 21 का क्या हुआ, हनन हुआ ना। तो वही है, ठीक। साथ ही साथ हम देखेंगे कि महिला सुरक्षा संबंधी समस्याएं जो आजकल आ रही हैं कि महिलाएं सेफ नहीं फील कर पा रही है अपने आप को, वो भी तो उनका एक जो आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। जीवन जीने का अधिकार, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली में जो कांड हो जाता है और बिहार या किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें, भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो महिलाओं के प्रति जो एक रवैया है ना, वो भी यहाँ पे जो है एक आर्टिकल 21 का वायलेशन के तहत ही आएगा कि आज भी महिलाएं जो है अपने आप को गरिमापूर्ण जीवन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही अगर सही देखें तो वंचित रख पाती है, रखती है। तो वो वहाँ पे आ जाएगा। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, जिस प्रकार दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन की भारी समस्या है, जिस प्रकार से नदी जो है इतना ज़्यादा अपवित्र और गंदा हो चुका है, तो पानी पीने की जो कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है, तो ये सभी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में ही तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि न अच्छा से पानी मिल रहा है, न अच्छा से हवा मिल रहा है, तो गरिमापूर्ण जीवन कहाँ से जी रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये हो गया। आश्रय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। भारत जो है हंगर इंडेक्स में 107 पे आ गया है। तो बताइए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनको भोजन की भी ज़रूरत होती है। कोई आदमी अगर भूखे हैं तो भारत एक वेलफेयर स्टेट है ना, तो वेलफेयर स्टेट में जो है सबको आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। तो बढ़ाने की कोशिश भी है भारत की, ऐसी नहीं है कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो ये विश्व भुखमरी सूचकांक में 107, यानी कि अपने सभी पड़ोसी देशों में सबसे पीछे अगर देखें तो इसका रैंकिंग है, तो ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 का थोड़ा सा वायलेशन तो हो रही है। लेकिन और साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में जो दयनीय स्थिति है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो वो भी एक थोड़ा सा समस्या का विषय हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं वो किस प्रकार लगाए गए हैं। हमने 65वीं बीपीएससी में प्रश्न देखा था कि बताइए, एक हाथ से मौलिक अधिकार को तो देते हैं और दूसरे हाथ से वापस क्या करते हैं, ले भी लेते हैं। तो जो भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और अब हम ये भी बताएंगे कि मौलिक अधिकार को आखिर वापस किन परिस्थितियों में तथा किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान वापस ले लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 19(1) का जो ए है वो विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 19(1) में जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अपने प्रकट कहीं भी कोई भी कर सकता है तथा बोलने की उन्हें स्वतंत्रता है। बस उनकी निजता का हनन नहीं होना चाहिए, उनका जो एक किसी का मतलब कि भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, वैसे अभिव्यक्ति से हमें बचना चाहिए। लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको भी आर्टिकल 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 19(1) में जो है कि बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, उसको अनुच्छेद 19(3) के माध्यम से जो है सीमित रखा गया है। अनुच्छेद 1(c) में जो है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, उसको अनुच्छेद 19(4) के मदद से प्रतिबंधित किया गया है। देखिए, जैसे 19(1) ए है तो 1 का 2 से, बी है तो बी का यहाँ पे है देखिए 3 से, सी है तो सी का 4 से प्रतिबंधित किया गया है, डी है तो डी को 5 से प्रतिबंधित किया जाएगा, 19 का जो 5 है, ठीक है। ऐसे तो आर्टिकल 19(1) जो है अबाध रूप से संचरण का अधिकार को भी प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 19(5) के तहत। आर्टिकल 19(1) तथा 19(1) जो है इन्हें कुछ हद तक प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कृपाण रखने की स्वतंत्रता को भी लोक व्यवस्था तथा कदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर सीमित रखा गया है, ठीक है। यहाँ से ये भी हम लोग देखेंगे। अब है कि अनुच्छेद 26 जो है
वो बोलता है कि सभी संप्रदायों को धार्मिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति अर्जन, स्वामित्व तथा वित्तीय पोषण के अधिकार प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 27 के माध्यम से यह भी संदेश देता है कि कोई धार्मिक संस्था या शाखा अपने वित्तीय पूर्ति के संदर्भ में किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता है। तो बताइए यहाँ पे उसका एक हाथ से देने वाला और एक हाथ से लेने वाला कॉन्सेप्ट सामने आया कि नहीं। जहाँ अनुच्छेद 26 जो बोलता है कि ठीक है भाई, आप धार्मिक प्रयोजनों के लिए ना संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, वित्त पोषण का अधिकार आपके पास है, लेकिन अनुच्छेद 27 ये भी बोलता है ना कि देखिए आप वित्त पोषण तो कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुम वित्त पोषण करो ही। ठीक है। साथ ही साथ अनुच्छेद 33 जो है अर्धसैनिक बलों या सैन्य बलों के मौलिक अधिकारों में भी कटौती करता है। तो ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को एक हाथ से लेने वाला काम हुआ ही। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये भी क्या हुआ कि मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या थोड़ा सा कम किया गया है। तो यहाँ पे ये हम पॉइंट दे सकते हैं। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के क्या आधार है। देखिए, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के आधार पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है। मार्शल लॉ की स्थिति में जनजातीय सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वहाँ पे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लोक व्यवस्था के आधार पर, यातायात तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के आधार पर, सदाचार तथा नैतिकता के आधार पर, पर्यावरणीय सुरक्षा के आधार पर, इन सभी आधारों पर जो है हम मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे हम मॉडल आंसर भी उन क्वेश्चन का हम प्रोवाइड करेंगे ताकि और अच्छे से हो पाए। लेकिन यहाँ समझ में अगर आ गया आपको तो आप आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आलोचनात्मक तत्व क्या क्या है। आखिर मौलिक अधिकार जो है उनकी कुछ कुछ आलोचनाएं भी होती है, तो वो क्या है। तो देखिए इसमें व्यापक सीमाएं, यानी कि एक तरफ देना दूसरी तरफ छीन लेना। ठीक है। इसका ये जो नेचर है मौलिक अधिकार का कि एक तरफ दे रहे हैं दूसरी तरफ ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तो मतलब आलोचनात्मक तत्व हुआ ना कि मौलिक अधिकार आप नाम का है, नाम का दे रहे हैं, एक तरफ दे रहे हैं दूसरी तरफ छीन ले रहे हैं। ऐसा प्रश्न करने वाले तो कर सकते हैं ना, तो आलोचना तो इस बिंदु पर हो सकता है। तो एक तत्व ये भी हो गया। ठीक है कि इसकी व्यापक सीमाएं हैं, आप एक तरफ इसको देते हैं और दूसरी तरफ दूसरी हाथ से ले लेते हैं। कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है। ठीक है। काम का अधिकार या सामाजिक सुरक्षा का अधिकार ये सब का अभाव है, ये भी बोला जाता है। ठीक है। बहुत तरीके के जो विचारक हैं, संवैधानिक विचारक लोग हैं, तो वो बोलते हैं कि देखिए इसका कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है। काम करने का अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं सामाजिक सुरक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये इसके आलोचना के बिंदु बन जाते हैं। साथ ही साथ अस्थायित्व का अभाव है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। इनकी मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना तो संविधान संशोधन किया जाता है, तो ये भी बन जाता है आलोचना के बिंदु। लेकिन हालांकि ये सब हम लोगों के अनुरूप ही है, यानी कि हम लोगों के लिए अच्छे ही होते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले तो इस पॉइंट पे भी आलोचना कर सकते हैं ना। तो यहाँ से ये समझना है। आपातकाल के दौरान स्थगन जो होता है आर्टिकल 20 और 21 को 20 और 21 को छोड़ करके जितनी भी अनुच्छेद आपको है 12 से 35 के बीच में 20 और 21 को छोड़ दीजिए तो सारे अनुच्छेदों पर आपका प्रतिबंध, यानी कि सारे मौलिक अधिकारों पर आपका प्रतिबंध लग जाता है आपातकाल के दौरान। ये भी एक आलोचना के बिंदु हो गए। महंगा उपचार, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया इसकी बहुत ही खर्चीली है। ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तो क्या है कि इसकी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा खर्चीली हो जाती है। अस्पष्टता का अभाव, यानी कि अभिव्यक्ति के शब्दों में अस्पष्टता का अभाव है। तो यहाँ से हमने सारे चीज़ों को कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषता या महत्व क्या है। तो यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है, यह व्यक्ति की भौतिक व नैतिक सुरक्षा की आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक है। ठीक है। ये अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के हित की रक्षा करते हैं, ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। ठीक है। ये सरकार के शासन को पूर्णतः नियंत्रित करते हैं। सरकार जो मन में आए वो नहीं कर सकती है। उनको ख्याल रखना होगा कि संविधान के द्वारा जो 12 से 35 तक जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका किसी भी परिस्थिति में हनन नहीं हो। अगर हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम लोग किसी भी न्यायालय में अपना वहाँ पे विचार रख सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला सुना सकती है। तो शासन को भी
पूर्णतः नियंत्रित करता है। ये सामाजिक समानता एवं न्याय की अवधारणा को भी प्रतिबिंबित करते हैं। ये व्यक्तिगत समानता को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। ये देश में विधि के शासन को स्थापित करते हैं। आर्टिकल 32, 35 इतनी सारे चीज़ें थी जो हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में पढ़ा। तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।